स्वागत है आप सभी का पंचऋषि क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हम लोग भारत के भूगोल का अध्ययन कर रहे हैं और उसके अंतर्गत आज हम लोग बात करेंगे बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट की, या हम लोग जैव संरक्षित क्षेत्र जो है, जो बायोडाइवर्सिटी रिजर्व है, आज हम लोग उसकी चर्चा करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षा में यहाँ से बहुत प्रश्न आते हैं। तो मानचित्र के माध्यम से, चित्र के माध्यम से हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। ये क्लास और इसके बाद एक क्लास और होगी, उसके बाद आपका भारत का भूगोल समाप्त हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपने भारत के भूगोल में मेरे साथ आनंद लिया होगा, चीजें समझी होंगी, नोट्स बनाए होंगे, लिखा होगा। और अगर ये सब कुछ किया है आपने तो समझ लीजिएगा कि भारत का भूगोल का इससे बाहर आना जरा मुश्किल ही है। चलिए तो शुरू करते हैं हम लोग भारत के भूगोल में आज का क्लास, जो कि है भारत के प्रमुख जैव संरक्षित क्षेत्र के बारे में। तो शुरू करते हैं बिना देर किए अपनी कक्षा को। आज जो हमारा टॉपिक है मुख्य रूप से वो है वन्यजीव और उनका संरक्षण। अब इसके अंतर्गत कुछ सम्मेलन हुए, कुछ योजनाएं लागू हुई, कुछ बेसिक चीज है जहां से प्रश्न बन सकते हैं। जैसे रामसर सम्मेलन कब हुआ, कहाँ पर है रामसर। इसके अलावा आपका एमएबी प्रोग्राम कब लागू हुआ, या किसने बायोडाइवर्सिटी शब्द का उल्लेख किया सबसे पहले। ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो तथ्यों पर आधारित है और जहां से परीक्षा में आ सकता है। तो हम इन पर भी फोकस करते हुए आगे बढ़ेंगे और इन सब बातों को लिखते हुए चलेंगे। ठीक है बेटा। तो फिर आज शुरू करते हैं हम लोग अपने इसी टॉपिक को, जिसको हम लोग लिखेंगे और आप मेरे साथ लिखने का प्रयास कीजिए। बात करते हैं 1971 की। तो हेडिंग दे दीजिए वन्यजीव और उनका संरक्षण। वन्यजीव और उनका संरक्षण और उनका संरक्षण। वन्यजीव और उनका संरक्षण। बात करते हैं हम लोग 1971 की। ठीक है। यूनेस्को द्वारा एमएबी प्रोग्राम शुरू किया गया, मैन एंड बायोस्फीयर। तो लिखेंगे यूनेस्को के द्वारा एमएबी, मैन एंड बायोस्फीयर। ठीक है। मानव तथा जैव मंडल कार्यक्रम। मानव तथा जैव मंडल कार्यक्रम। ठीक है। 1971 में ये प्रोग्राम शुरू किया गया था। दूसरा बात करेंगे हम 1971 में ही आर्द्र भूमियों को संरक्षण के संबंध में एक रामसर सम्मेलन हुआ था। रामसर सम्मेलन। रामसर एक जगह का नाम है, कहाँ पर है? ईरान में है। इसमें क्या किया गया था? वेटलैंड्स जितनी है आर्द्र भूमियों का संरक्षण किया गया। आर्द्र भूमियों का आर्द्र भूमियों का संरक्षण। ठीक है। 1972 में एक सम्मेलन हुआ था, स्टॉक होम सम्मेलन। कई बार सन पूछ ली जाती है, तो इसको पता होना चाहिए। स्टॉक होम सम्मेलन।
1973 में, 1973, ये बड़ा महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षाओं में आता है। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम अधिनियम पारित किया गया। पारित किया गया। ठीक है, एक आता है शब्द बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता। बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता। इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग नॉर्मन मेयर्स द्वारा किया गया। तो लिखेंगे इस शब्द का सबसे पहला प्रयोग, इस शब्द का पहली बार प्रयोग नॉर्मन मेयर्स द्वारा, नॉर्मन मेयर्स द्वारा नॉर्मन मेयर्स द्वारा किया गया। पहली बार प्रयोग किसके द्वारा किया गया? नॉर्मन मेयर्स के द्वारा किया गया। अब बात करते हैं बायोस्फीयर रिजर्व की। इसका पहली बार प्रयोग एडवर्ड सुएज के द्वारा किया गया। बायोस्फीयर रिजर्व, जैव संरक्षित क्षेत्र। जैव संरक्षित क्षेत्र, इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग एडवर्ड सुएज के द्वारा किया गया। इस शब्द का पहली बार प्रयोग एडवर्ड सुएज के द्वारा किया गया। एडवर्ड सुएज द्वारा किया गया। एडवर्ड सुएज के द्वारा किया गया। अब हम लोग बात करेंगे बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट की। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट ये क्या है? एक ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर, ये ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर जीवों का दोहन किया गया है। जहां पर जीवों का या जो मानवीय क्रियाकलाप द्वारा जैव विविधता से संबद्ध है, लेकिन उनके क्रियाकलाप से उनका ह्रास हो रहा है। तो है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट क्या है, इसको लिख लेते हैं एक लाइन से। जैव विविधता से संपन्न क्षेत्र जिसमें मानवीय क्रियाकलापों द्वारा उनका ह्रास हो रहा है, अर्थात ये संवेदनशील क्षेत्र है। तो लिखेंगे जैव विविधता से, जैव विविधता से
संपन्न क्षेत्र, संपन्न क्षेत्र जिसमें इसमें मानवीय क्रियाकलापों द्वारा, मानवीय क्रियाकलापों द्वारा, क्रियाकलापों द्वारा मानवीय क्रियाकलापों द्वारा उनका ह्रास हो रहा है। ह्रास हो रहा है। अर्थात ये क्या है? संवेदनशील क्षेत्र है। संवेदनशील क्षेत्र कौन कौन से हैं, जरा उनको जरा ऊपर लिख लेते हैं। एक तो है आपका ये पूर्वी हिमालय क्षेत्र, एक है आपका इंडो बर्मा क्षेत्र, दूसरा है ये वाला क्षेत्र जो कि पश्चिमी घाट, ये वाला क्षेत्र, और इधर है आपका सुंडा क्षेत्र। क्षेत्र तो ये पूर्वी हिमालय का क्षेत्र है, इंडो बर्मा क्षेत्र है, ये पश्चिमी घाट का हिस्सा है, और ये सुंडा क्षेत्र है। ठीक है, ये वो से क्षेत्र हैं जहां पर संवेदनशील क्षेत्र की कैटेगरी में आते हैं, और जहां पर इनका दोहन हो रहा है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं जैव संरक्षित क्षेत्र को। ठीक है, जैव संरक्षित क्षेत्र। अब जैव संरक्षित क्षेत्र जो है इसको तीन भागों में या तीन हिस्सों में बांटा जाता है। जैव संरक्षित क्षेत्र या बायोस्फीयर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व की बात करते हैं लोग। बायोस्फीयर रिजर्व जैसे शेप ले लेते हैं एक, और उस शेप के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं क्या होगा। हम इसको तीन भागों में बांटते हैं। एक आपका कोर क्षेत्र होता है, दूसरा बफर क्षेत्र होता है, और तीसरा होता है संक्रमण क्षेत्र। सबसे अंदर वाला है आपका कोर क्षेत्र, तो यहाँ पर कोर क्षेत्र, उसके बाद है आपका बफर क्षेत्र, और उसके बाद सबसे बाहर है आपका संक्रमण क्षेत्र। अब इन क्षेत्र की विशेषताएं क्या है, मतलब किसी भी बायोस्फीयर रिजर्व को हम लोगों ने तीन हिस्सों में बांट लिया। जो कोर क्षेत्र है
जो कोर क्षेत्र है, यहाँ पर किसी का भी प्रवेश पूर्णतः वर्जित होता है, यहाँ तक कि सरकारी कर्मचारियों का भी। यहाँ पर कोई नहीं जा सकता, सिर्फ जानवर रहेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे यह है वन्य जीवों के लिए, यह है वन्य जीवों के लिए, यह है वन्य जीवों के लिए सबसे सबसे सुरक्षित क्षेत्र होता है, से सुरक्षित क्षेत्र होता है, जिसमें जिसमें सरकारी कर्मचारी जो कि उनकी देखभाल करते हैं उनको भी जाना वर्जित रहता है, जिसमें सरकारी कर्मचारियों के लिए भी प्रवेश नहीं हो। सरकारी कर्मचारियों, अब सरकारी कर्मचारी का अर्थ ये नहीं है कि कोई भी गवर्नमेंट वाला, बस जो वहाँ काम करता है के लिए, चलो पूर्णतः इस तरीके का सरकारी जिसमें सरकारी कर्मचारियों का प्रवेश भी, सरकारी कर्मचारियों का प्रवेश भी, सरकारी कर्मचारियों का प्रवेश भी पूर्णतः वर्जित होता है, अतः वर्जित होता है, कोई नहीं जा सकता इसमें। अब दूसरा क्षेत्र है बफर क्षेत्र। इसका हम लोग अनुसंधान में प्रयोग कर सकते हैं, यानी कि जो सरकारी कर्मचारी हैं ये उनकी अनुमति लेकर इस क्षेत्र में जा सकते हैं अनुसंधान एवं शोध के लिए, अनुसंधान शोध के इसमें जाया जा सकता है, वो भी परमिशन लेकर सरकारी कर्मचारियों के साथ। और सबसे बाहर वाला तो ये घूमने फिरने के लिए होता है, मनोरंजन के लिए होता है, इसमें कोई भी जा सकता है। मनोरंजन, कृषि के लिए, सब चीजों के लिए होता है, कृषि कार्य। अब हम बात करते हैं कि बायोस्फीयर रिजर्व कौन कौन से हैं और कितने हैं। ठीक है, अगर हम लोग बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें तो कुल 18 बायोस्फीयर रिजर्व हमारे, 18। अगर हम बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें तो 18 भारत में। और अगर यूनेस्को की सूची की बात करें तो 11 जैवमंडल नीचे को यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया। कौन से हैं अभी बताएंगे? 18 स्फीयर। इसमें प्रश्न जो आ जाता है वो आता है कि पहला कौन सा है और अंतिम कौन। भारत का पहला कौन सा है और अंतिम कौन, ये प्रश्न आ जाता है। तो पहला तो है बेटा आपका, पहला कौन सा है? राज्यों में हुआ है पहाड़ियाँ, इसको मान्यता मिली थी 1986 में, 6 में। और अंतिम अगर बात की जाए तो पन्ना जयमंड क्षेत्र इसमें है, जैव क्षेत्र, इसको 2011 में अंतिम रूप से मान्यता मिली। अब इसको चित्र पर बना लेते हैं सभी को, तो एक एक करके बनाएंगे आप लोग मेरे साथ साथ। यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में एक है आप, जिसका नाम है पिन, पिन वैली, इसको कोल्ड डेजर्ट भी
अरुणाचल प्रदेश में है और इसको मान यहाँ उत्तराखंड में है। यहाँ पर उत्तराखंड इसको मान 188 में। उसके बाद यहाँ पर सिक्किम में है कंचनजंगा। कंचनजंगा कहाँ पर है भैया? सिक्किम। इसको मान्यता मिली थी, इसको भी 2000। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में है और इसका नाम है दिहांग घाटी। और है इसमें है, चलो इसमें 198 इसको मान। या असम में एक है डिब्रू साइकोवा। साइको असम में उसको माने 197 से। असम में एक और है मानस। असम में 9 में। ठीक है। यहाँ पर मेघालय में एक है नोकरे। उसको जो मान्यता मिली थी 188 में। यहाँ वेस्ट बंगाल पर है सुंदरवन। कहाँ? टी इसको मान। यहाँ उड़ीसा में है एक सिंपल। सिंपल सौ चौरानवे इसको मान। आप आ जाओ आंध्र प्रदेश में, तो यहाँ पर है शेषाचलम। चलम आंध्र प्रदेश। मान्यता मिली थी। ठीक है। फिर यहाँ पर आ जाओ आप नीचे तमिलनाडु में, तो यहाँ पर है कहाँ? 1989 में इसको मान्यता। यहाँ पर अंडमान निकोबार है, तो यहाँ पर निकोबार में है ग्रेट निकोबार। इसको मान्यता केरल की तरफ। केरल में यहाँ पर है अगस्त मलाई। यहाँ पर है नील पहाड़ियाँ। इसका विस्तार पहाड़ियाँ।
और तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक। 1986 में इसको मान, यहाँ पर है आपका कच्छ की खाड़ी, गुजरात। खाड़ी 2008 में इसको मान्यता। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में है 3 जगह पर। एक है आपका पन्ना, एक है आपका पंचमढ़ी, और एक है आपका अमरकंटक, चाणक्य। कहाँ पर है? अगर हम सन देखें तो पन्ना सबसे लेटेस्ट है 2000, उसके बाद पंचमढ़ी और अचानक 5। तो ये हमारे हो गए आपके सारे के सारे बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है। अब हम लोग एक चीज और समझते हैं। यूनेस्को की सूची में जो जैव संरक्षित क्षेत्र है वो है 11। ये संख्या है 11 यूनेस्को की सूची में। ये भारत की सूची में है, यूनेस्को की सूची में 11 है। अगर हम लोग उनको देखें तो उनका ये रही संख्या। 12 हो गए हैं अब, 11 थे अब 12 हो गए। 12 उनकी संख्या हो चुकी है। कौन कौन है उसमें, सबसे लेटेस्ट कौन सा है, सबसे आखिर कौन सा है, ये हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहला है आपका संरक्षित क्षेत्र। 2000 में इसको शामिल किया गया। 3 राज्यों में है, तमिलनाडु और कर्नाटक। उसके बाद मन्नाडी, देवी, पंचमढ़ी, सिंपली है। उनमें से 18 में से 12 अंडमान निकोबार, चाणक्य, अस्तमलाई, कंचनजंगा, और सबसे लेटेस्ट है पन्ना। अर्थात पन्ना दोनों का हो गया, लेकिन सन अलग अलग है। उसमें 1986 में नीलगिरी है, इसमें 2000 में लिया गया है। उसमें 2011 में पन्ना है, इसमें 2020 में लिया गया। यानी कि इनकी कुल संख्या कितनी हो गई, इनकी कुल संख्या हो, याद कर लीजिएगा, लिख लीजिए, ये परीक्षा में आता है। तो परीक्षा के लिए ये बड़ा महत्वपूर्ण आपका बन जाता है। तो हम लोगों ने आज जितने भी जैव संरक्षित क्षेत्र हैं सबको पढ़ा, सबको देखा, एक मानचित्र बनाया, और इस मानचित्र के माध्यम से पढ़ना भी आसान रहता। तो इसको भी आप लोग जरा पढ़िएगा, देखिएगा कि इस मानचित्र को बार बार प्लॉट करके देखिएगा। बार बार आप बना के देखेंगे मानचित्र पर तो वो चीज स्पष्ट हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी ये चीज कहाँ पर है। ठीक है। हम लोगों ने बायोस्फीयर देखा, उसके कितने भाग हैं, जिस जगह जानवर रखे जा रहे हैं उसको हिस्सों में बांटा गया है। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट देखा हम लोगों ने, और कुछ जो योजनाएं चल रही हैं उसके बारे में की। तो आज हम लोगों का छोटा सा ही टॉपिक था, छोटी सी ही क्लास थी। उस क्लास के माध्यम से हमने महत्वपूर्ण बातों को किया। अब एक क्लास और बची हुई है, उसके बाद हमारा भारत का भूगोल समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट कक्षा में, और वहां पर भारत के भूगोल को समाप्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, मिलते हैं नेक्स्ट कक्षा में।